हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। अब हम लोग बात करते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कि हमारा हेरिडेटरी मटेरियल क्या है। ठीक है, हेरिडेटरी मटेरियल हमारा डीएनए है, ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है ये पता लगने से पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि हेरिडेटरी मटेरियल हमारा डीएनए ना हो करके प्रोटीन है। इसको प्रूव करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हेरिडेटरी मटेरियल की डिस्कवरी की। ओके, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हेरिडेटरी मटेरियल की डिस्कवरी की शुरुआत कहाँ से हुई। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। नेक्स्ट नैगले नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1844 में सॉ डिवाइडिंग न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। इन्होंने प्लांट सेल में न्यूक्लियस को डिवाइड होते हुए देखा और साथ ही साथ इन्हें न्यूक्लियस के अंदर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया। बाद में वाल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में इसका नाम क्रोमोसोम रखा। नेक्स्ट बात करते हैं, रुडोल्फ वर्चू नाम के साइंटिस्ट आए। रुडोल्फ वर्चू ने 1858 में एक कोटेशन दिया, सेलुला ई सेलुला। सेलुला ई सेलुला का मीन्स होता है ऑल द सेल अराइजिंग फ्रॉम इस प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी सेल हैं वो सब अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होती हैं। ओके, जितनी भी सेल हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होती हैं, मतलब जो सेल पहले से मौजूद है उन्हीं से नई सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द डिवीजन। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में एक सब्सटेंस डिस्कवर किया। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन हेरिडेटरी मटेरियल है और प्रोटीन जो होता है वो सल्फ़र युक्त होती है। तो ये पाया गया कि कुछ सल्फ़र युक्त सब्सटेंस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में डिस्कवर किया एक सब्सटेंस, डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस से एक फॉस्फोरस युक्त सब्सटेंस को डिस्कवर किया। ओके, सो ही डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की, लेकिन इन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं दिया था, इन्होंने टर्म दिया था न्यूक्लिन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम आल्टमान था। आल्टमान ने 1889 में न्यूक्लिन को टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने कहा कि ये जो फॉस्फोरस युक्त सब्सटेंस है इसका नेचर एसिडिक होता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से इन्होंने न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था, न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था आल्टमान ने। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉसेल। कॉसेल ने 1893 में इन्होंने फाइंड आउट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट। ओके, 1893 में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड से 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस की डिस्कवरी की। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये फॉस्फोरिक एसिड के बने होते हैं और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है।
इन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस को, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस को प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिवाइड किया उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। साथ ही साथ बताया कि जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जबकि पिरिमिडीन में इन्होंने साइटोसिन और थाइमिन को रखा। बाद में इन्होंने ईस्ट सेल में यूरेसिल नाम के नाइट्रोजनस बेसिस को देखा, जो कि आरएनए में पाया जाता है। फिर इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेविन। लेविन ने 1909 में फाइंड आउट राइबोज शुगर। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड से राइबोज शुगर की डिस्कवरी की। इसके पहले कौशल ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और लेविन ने उसी कार्बोहाइड्रेट में बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये राइबोज शुगर से बने होते हैं। बाद में पाया गया कि राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम होती है कुछ न्यूक्लिक एसिड में, जिसका टेक्सचर अलग होता है, और इस तरह से बताया गया कि कुछ न्यूक्लिक एसिड राइबोज शुगर के बने होते हैं और कुछ न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज शुगर के बने होते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड को डिवाइड किया गया शुगर के बेसिस पर और नाइट्रोजनस बेसिस पर। नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए में, जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए में, जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। ओके, अब इस तरह से जब पता चल गया कि डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है, प्रोटीन नहीं, ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए ये पता लगाने के लिए कि हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए है या आरएनए। तो इसी में से एक रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल मीन्स डीएनए को हेरिडेटरी मटेरियल के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए टू प्रूव दैट डीएनए इज़ हेरिडेटरी मटेरियल नॉट प्रोटीन, है ना। ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया को लिया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का जो बैक्टीरिया है ये एक डिजीज़ कॉज करता है और उस डिजीज़ का नाम निमोनिया है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आ लिविंग बैक्टीरिया चेंज इन फिजिकल फॉर्म। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि एक लिविंग बैक्टीरिया जो है लिविंग बैक्टीरिया के फिज़िकल फॉर्म में चेंज हो जा रहा था, यानी कि लिविंग बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था अपने दूसरे फेज़ में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू इन्होंने पता लगाया कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से बैक्टीरिया के फिज़िकल फॉर्म में चेंज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। जब इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रो कराया, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी। उसमें से अब कल्चर प्लेट है मान लीजिए ये, तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कराया, कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर बनी, ठीक है, कुछ की कॉलोनी यहाँ पर बनी। तो इन्होंने क्या देखा कि कल्चर प्लेट में जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसमें से कुछ बैक्टीरिया की
जो वॉल है वो स्मूथ शाइनी वॉल है, जबकि कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो रफ कॉलोनी की है। ओके, तो इन्होंने बैक्टीरिया को मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को उनकी कॉलोनी की बेसिस पर स्मूथ शाइनी और रफ कॉलोनी के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम रखा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और दूसरे का नाम रखा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया पाए जा रहे थे कॉलोनी में, उनके ऊपर म्यूकस मीन्स पॉलीसेक्राइड की उनकी मेम्ब्रेन पर एक कोट था। ठीक है, अब इस पॉलीसेक्राइड की कोट के कारण ड्यू टू विच माइस इन्फेक्टेड, जिसके वजह से जो माइस यानी जो चूहा था वो संक्रमित हो जा रहा था एंड डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। और जब वो चूहा संक्रमित हो जा रहा था एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कारण, तो वो निमोनिया के कारण उस बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही थी। ओके, अब फिर इन्होंने एक दूसरा चूहा लिया। ठीक है, और उस रैट में इन्होंने उस माइस में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को डेवलप कराया। ठीक है, तो अब जब माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन है ना, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को डेवलप कराया, तो उन्होंने देखा कि ये जो माइस था इसमें निमोनिया डिजीज़ कॉज नहीं हुई है ना। तो कहने का मतलब है कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जब इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में, तो वो निमोनिया डिजीज़ से ग्रसित होने के कारण डेड कर गया, मर गया। जबकि जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट कराया इन्होंने माइस में, तो वो जो चूहा था वो लाइव था यानी ज़िंदा था। ठीक है, तो अब ग्रिफिथ ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उसको किल किया। कैसे मारा? बाय हीटिंग देम, है ना। इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किया और हीट करके किल कर दिया। अब इन्होंने क्या देखा कि जो हीट किल्ड यानी हीट करके एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने मार दिया था। तो अब जब इन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया माइस में, तो ये क्या देखते हैं कि माइस लाइव यानी कि माइस जो है, चूहा जो है वो ज़िंदा रहता है ना। तो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि अब जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो निमोनिया डिजीज़ को कॉज नहीं करता है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन वाला हीट किल्ड बैक्टीरिया था और आर स्ट्रेन वाला लाइव बैक्टीरिया, यानी एस स्ट्रेन वाला डेड बैक्टीरिया लिया इन्होंने और आर स्ट्रेन वाले लाइव बैक्टीरिया को मिक्सचर को इन्होंने इंजेक्ट करा दिया माइस में। जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया, होना क्या चाहिए था, माइस लाइव होना चाहिए था यानी ज़िंदा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि चूहा जो है वो मर जाता है। अब देखिए यहाँ पर जानने वाली बात है, इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। इन्होंने इससे कंक्लूजन ये निकाला कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होते हैं which transformed from the heat killed S strain had enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat। इनका कहना था, इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होते हैं जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को बदल देते हैं आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में, और इन आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के ऊपर ये सिंथेसाइज कर देते हैं स्मूथ पॉलीसेक्राइड के कोट, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जो है ये वायरलेंट हो जाता है। वायरलेंट मीन्स डिजीज़ कॉजिंग हो जाता है। लेकिन द बायोकेमिकल नेचर डू नॉट डिफाइन, लेकिन ये बायोकेमिकल नेचर नहीं डिफाइन कर पाए थे उस सब्सटेंस का जो क्या चेंज कर दे रहा था या ट्रांसफॉर्म कर दे रहा था आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया को? आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा था। अब कैसे, ये जानने वाली बात है।
क्योंकि इसके बारे में तो ये बता नहीं पाए। कौन नहीं बता पाया? ग्रिफिथ। तो अब इसको डिस्कस करने के लिए, इसको समझाने के लिए, किसको? बायोकेमिकल नेचर। किसका बायोकेमिकल नेचर? जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया था। किस कारण ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या उसका बायोकेमिकल नेचर था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ग्रिफिथ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम था ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड, मैकलिन मैकार्टी। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट हैं, ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी। ठीक है, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने वर्क किया जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इसको डिस्कवर करने के लिए इन्होंने वर्क किया। ओके, अब देखिए क्या वर्क किया इन्होंने। दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल प्रोटीन। तो इन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट से कुछ बायोकेमिकल को प्यूरिफाई किया, है ना। जैसे कि प्रोटीन को प्यूरिफाई करके निकाल लिया, डीएनए, आरएनए, इन सब को कुछ बायोकेमिकल को प्यूरिफाई निकाल करके अलग कर लिया। किससे अलग कर लिया? फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया की सेल से है। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से इन्होंने कुछ बायोकेमिकल जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को निकाल करके अलग कर लिया। किस लिए? ये देखने के लिए इन तीनों में से, यानी प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में से कौन सा ऐसा बायोकेमिकल है जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को बदल देता है एस स्ट्रेन में। ओके, अब देखिए, दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफर्ड। तो इन्होंने ये बात पता लगा ली कि डीएनए है, डीएनए अकेला, ना तो प्रोटीन, ना आरएनए, ना और कोई बायोकेमिकल, ठीक है, केवल डीएनए अकेला एबिलिटी रखता है। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का डीएनए अकेला एबिलिटी रखता है आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म्ड करने के लिए, यानी बदलने के लिए। मीन्स डीएनए ही वो बायोकेमिकल मटेरियल है जिसके वजह से जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का डीएनए आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का बायोकेमिकल नेचर बदल देता है, और जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है एस स्ट्रेन में, यानी कि इसके चारों तरफ म्यूकस की या पॉलीसेक्राइड वॉल डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये निमोनिया डिजीज़ को कॉज कर देता है। अब इसके अलावा भी एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने क्या डिस्कवर किया? दे ऑल्सो डिस्कवर प्रोटीएजेस। ठीक है, प्रोटीन किल्ड एंजाइम, आरएनएज, आरएनए किल्ड एंजाइम, यानी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है प्रोटीएज। आरएनएज जो है ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है और डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ना तो प्रोटीएज ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ना ही आरएनएज अफेक्ट करता है। कैसे? देखिए, अगर प्रोटीएजेस को मिलाएंगे तो ये प्रोटीएज जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो उसमें आरएनए और डीएनए तो रहेगा ही, और डीएनए मेन रोल प्ले करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। तो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं रुकेगा। मीन्स आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से? प्रोटीएजेस की वजह से। इसी प्रकार से जब आरएनएज को मिलाएंगे तो ये आरएनएज डाइजेस्ट कर जाएगा किसको? आरएनए को। आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा और बैक्टीरिया में क्या बचेगा?
प्रोटीन बचेगी और प्रोटीन के साथ साथ डीएनए बचेगा। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब कि डीएनए तो प्रेजेंट रहेगा ही, यानी कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीएनए तो मौजूद है ना। कहाँ मौजूद है? एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में, और ये एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो हीट किल्ड है डीएनए प्रेजेंट होने के वजह से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को वायलेंट बना देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में जब इन्होंने डीएनएस को मिलाया, तब इन्होंने क्या देखा कि ये डीएनएस इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनएस ने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि डीएनएस बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर गया किसको? डीएनए को, और बचा उसमें प्रोटीन और आरएनए। हमने शुरू में बताया आपको, ना तो प्रोटीन के वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ना तो आरएनए के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब क्योंकि डीएनए के कारण हो रहा था और डीएनएस ने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, जब डीएनएस ने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस रुक गई, है ना। तो इस तरह से ये बात प्रूफ हो गई कि डीएनए ही वो हेरिडेटरी मटेरियल है, या डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज करता है। ओके, तो इस तरह से एवरी, मैक्लॉइड और मैककार्टी ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि डीएनए ही क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करेंगे, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इनका फुल नेम था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने 1952 में प्रूफ दैट डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, प्रूफ कर रहा अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए वायरस का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? वायरस। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफाज वायरस। ये वायरस बैक्टीरिया को खा जाता है, किल कर देता है। ठीक है, और इन्होंने जिस बैक्टीरिया का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। अब देखिए, इन्होंने हर्शे एंड चेज ने ये पता लगाने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया कि जो हेरिडेटरी मटेरियल है, यानी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोटीन ले जाता है या डीएनए, इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने वायरस बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया था और साथ ही साथ बैक्टीरिया ई कोलाई का यूज़ किया था। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने ग्रीव वायरसेस ऑन मीडियम, इन्होंने मीडियम में वायरसेस को ग्रो कराया, जिसके लिए इन्होंने मीडियम में ई कोलाई बैक्टीरिया को रख दिया था। अब इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफाज को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल कर दिया था। ठीक है, और ये जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेवल था, अब जो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये प्रोटीन कोट होता है और अंदर की तरफ डीएनए होता है। इसमें डीएनए हमने शुरू में बताया आपको फॉस्फोरस से बना होता है, प्रोटीन सल्फर से बना होता है। तो इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफाज की प्रोटीन को सल्फर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल किया और कुछ बैक्टीरियोफाज के डीएनए को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल किया। अब इन्होंने क्या देखा, देखिए, यहाँ आपको जो बैक्टीरियोफाज दिख रहा है, बाहर वाली वॉल इसकी लेबल है ना, किससे? सल्फर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, यानी इसकी प्रोटीन कैप्सूल को लेबल किया गया है। तो जब ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है किसको? ई कोलाई बैक्टीरिया को, तो अपने डीएनए को
इंजेक्ट कर देता है, कहाँ, बैक्टीरिया में, हाँ, बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है, जबकि इसकी प्रोटीन की वॉल बाहर रह जाती है जो कि सल्फ़र से लेबल्ड है। ठीक है, अब यही इस वाले बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इस वाले बैक्टीरियोफेज या फाज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल किया गया है इसके डीएनए को। किसको? डीएनए को लेबल किया गया है। तो जब डीएनए को लेबल किया गया फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, अब ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस है ये क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा ई कोलाई में अपने डीएनए को, और डीएनए जो है ये फॉस्फोरस लेबल्ड रहेगा। जब यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस का डीएनए पाया जाएगा, है ना, जबकि यहाँ पर प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड वो तो बाहर रह गई, बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं की। ओके, तो इस तरह से इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया की सेल एस सल्फ़र यानी जो इसकी प्रोटीन लेबल्ड थी, यहाँ पर सल्फ़र सेल के अंदर डिटेक्ट नहीं होता। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि प्रोटीन हेरिडेटरी मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन हेरिडेटरी मटेरियल होता तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सल्फ़र युक्त रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता। जबकि इस बैक्टीरिया की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस यानी फॉस्फोरस पाया जा रहा है ना, और फॉस्फोरस को लेबल्ड किया गया था किसमें? डीएनए में। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।